हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 10 के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हम लोग जानेंगे और उसको देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि पूरे पाठ के पढ़ने के दौरान हमने क्या सीखा, और उसके बाद हम जो वन लाइनर प्रश्न है जिसको याद करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, यानी वो ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको देखेंगे। आप सबसे आग्रह है कि आप अपनी पुस्तक को विस्तार से अवश्य पढ़िएगा और जो भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं जो लघुत्तरीय प्रश्न में काम आएंगे, त्रिगोत्तरीय में, उसको देखिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं हमने सीखा सेक्शन के माध्यम से कि लघुत्तरीय प्रश्न के बहुत सारे प्रश्नों को इस सेक्शन में लेके आने के लिए, जिससे आपको लाभ होगा। तो हमने सीखा सेक्शन में जितनी भी चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें सही है, मैं बताता भी चलूँगा, आप उसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने सीखा कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ, वस्तुएं जो मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। हमने सीखा कि मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में है। मनुष्य का शरीर स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। तो यहाँ एक जानना जरूरी है कि मनुष्य भी एक संसाधन है, क्योंकि इससे जीवन के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। क्लियर है? तीसरा टॉपिक हमने सीखा कि मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में माना जाता है। हमने जाना कि मानव की परिसंपत्ति बनने वाली सभी वस्तुएं तथा मानव स्वयं भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी मानव की सभी परिसंपत्ति की बनने वाली सभी वस्तुएं और मानव स्वयं भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अगला टॉपिक। हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। हमने जाना, ऊपर देखा भी, मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने तथा अपने आर्थिक विकास के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनका निर्माण मूलभूत पदार्थों से होता है। यानी जिस वस्तु का हम यूज करते हैं उसका निर्माण किसी मूलभूत पदार्थ से होता है, और ये मूलभूत पदार्थ ही संसाधन कहलाते हैं। अब देखें, हमने सीखा कि संसाधन के दो वर्ग हैं, मानव, ये प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है मानव संसाधन। और इसी मानव संसाधन से मानवीय कृत संसाधन आता है। हमने 8वीं क्लास में 3 प्रकार के पढ़ा था। 10वीं क्लास में इसको थोड़ा सा और संक्षेप करके और इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके एक जगह करके कहा गया है कि मानव संसाधन के अंतर्गत ही वो मानवकृत संसाधन आते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। भूमि, जल, वायु, वन, पशु तथा खनिज पदार्थ इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। साथ ही मनुष्य स्वयं अपनी कार्यक्षमता, कुशलता और तकनीकी जानकारी के कारण संसाधन है। क्लियर है? यहाँ पता चला कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है और मानव संसाधन कौन सा है। आगे है, हमने सीखा जीव मंडल में मौजूद और इससे प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के जीव जैसे पेड़ पौधे, पक्षी तथा मछलियां जैविक संसाधन है। ये जो सारी चीजें हैं ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं, और ये सब प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं। जैसे जैविक संसाधन है, ये सब प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है। इस सबको आप देखते चलेंगे, सब लघुत्तरीय प्रश्न के काम आएंगे। सभी ये लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में और पूछे जाते रहे हैं। हमने सीखा वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टाने, पर्वत, नदियां, मिट्टी इत्यादि अजैविक संसाधन है। यानी इसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन होता है वो जैव, और जिसमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक संसाधन होते हैं। और ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं। आगे है, वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, वायु, तालाब, झीलें, नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे, मछलियां इत्यादि नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि नवीकरणीय किसे कहा जाता है और नवीकरणीय किसे कहा जाता है। नवीकरणीय वो होता है कि ये होता क्या है कि वो फिर से उसकी उत्पत्ति हो जाती है, वो फिर से नवीन हो जाता है, फिर से नया बन जाता है, वो नवीकरणीय होता है। अगला है, ऐसे संसाधन जिसका संचित भंडार सीमित है तथा इन्हें अल्पकाल में कृत्रिम रूप में पुनः बनाना असंभव है, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधनों के एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है, या बहुत समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। धात्विक पदार्थ और नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला, लोहा, तांबा, पेट्रोलियम इत्यादि।
जैसे कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन कोयला बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, तो इसलिए अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय है जो खत्म हुआ फिर से बन जाएगा, जैसे सूरज, पानी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपको पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें फिर से नवीन हो जाती हैं, फिर से नई हो जाती हैं। जैसे आगे देखते हैं। अब आते हैं हम आपको अगला चीज़ जो हमने सीखा इस पाठ में, कृषि भूमि, मकान, तालाब, मोटर कार, मोटरसाइकिल तथा मोबाइल इत्यादि, ये क्या है, निजी संसाधन है, इस पर आदमी का निजी हक होता है। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन है जिनका उपयोग समुदाय, गांव तथा नगर के सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, जैसे चारागाह, खेल का मैदान, विद्यालय, पर्यटन स्थल, पंचायत इत्यादि। अगला टॉपिक जो हमने जाना, ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक, अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होता है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। यानी वो संसाधन जिसके भविष्य में यूज होने की, यानी उपयोग होने की संभावना है, आज वो नहीं हो रहा है किसी कारण से, लेकिन वो संसाधन है, उसे ही संभावित संसाधन कहा जाता है, जिसकी संभावना है आगे यूज होने की। अगला है जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता है उसे ज्ञात संसाधन कहते हैं। अगला है जिन संसाधनों का भंडार पृथ्वी के अंदर रहता है, जिन्हें आधुनिक तकनीक के आधार पर खोद कर निकाला जाता है, उसे भंडारित संसाधन कहते हैं। अगला हमने क्या सीखा है उस पाठ में, कुछ संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो परंतु सस्ती तकनीक के अभाव या अन्य कारणों से उनका उपयोग वर्तमान में न होता हो और भविष्य में उपयोग करना संभव हो, उन्हें संचित संसाधन कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, संसाधन सीमित हैं, इनका वितरण असमान है। संसाधन तो सीमित है ना, लेकिन इनका वितरण असमान है, अतः उनके समुचित उपयोग के लिए नियोजन आवश्यक है। नियोजन एक तकनीक और बुद्धि विवेक का काम करता है। अगर मान लिया आपसे प्रश्न पूछ देता है कि संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है, तो आप अगर ये टॉपिक जाने रहेंगे तो यहाँ उत्तर लिख देंगे, क्योंकि नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधन सीमित है और उनका वितरण असमान है, इसलिए संसाधन का नियोजन आवश्यक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है संसाधन नियोजन की 3 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक तैयारी, मूल्यांकन और अधिकाधिक उपयोग में लाने की योजना। अगला है संसाधनों का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास हो सके। प्रश्न पूछ सकता है कि संसाधन का उपयोग कैसे होना चाहिए, तो संसाधन का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जिससे पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास हो, यानी उनका संतुलित रूप में उपयोग होना चाहिए। चलिए आगे है संसाधन के संरक्षण का अर्थ, संसाधनों का अधिक से अधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना है। अगला हमने क्या सीखा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता समझते हुए हम लोगों को इसके नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमने क्या सीखा, भारत के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन समुचित रूप में करना चाहिए, तभी देश का आर्थिक विकास हो सकता है। उसके बाद है संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है। पूछता है ये संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध विवेकपूर्ण उपयोग करने से उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है और वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकते हैं। ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से सीखा है। अगला है प्रकृति की वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। मान लीजिए किसी चीज को ज्यादा उपयोग किया जा सके, किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग है, यानी नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, यही बात यह कह रहा है। तो संसाधनों का मूल्यांकन, उपयोग और संरक्षण योजनाबद्ध तरीके से करना आवश्यक है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग हो। आगे है सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को बिना प्रभावित किए हुए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं। यह हमने लगभग ये सारे हमने प्रश्नों को देखा आपने इस पाठ में। अब आइए देखते हैं कि इस पाठ में याद करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपको बिल्कुल इसको याद रखना ही रखना है। उन सब चीज़ों को तो आपको अति लघुतरीय प्रश्नों के लिए याद रखना ही है, लेकिन ये प्रश्न है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इसको आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। और ये क्या है, आपको संसाधन भौतिक और जैविक दोनों होते हैं। अगर प्रश्न पूछ देता है कि संसाधन कैसे होते हैं, तो आपको ये बताना होता है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, जिम्मरमैन का। किसी राष्ट्र की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। इसको बिल्कुल ही इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल याद करके रखना है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। समुद्री क्षेत्र की राजनीतिक सीमा से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा कहते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं।
किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिए, तट रेखा से की बात कह रहा है, ये तट रेखा से, न कि देश के अंदर की बात से। जहां तट रेखा है वहां से जो 200 किलोमीटर जहां हो जाता है, इन क्षेत्र को अपवर्जक कहा जाता है, अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं, तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र के बाद, यानी इस 200 क्षेत्र के बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तथा उसके संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। आगे है, महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये बहुत मोस्ट पीबीआई प्रश्नों में ये सारे प्रश्न जो स्मरणीय तथ्य में करके मैं आपको दे रहा हूँ, ये सबको बिल्कुल आपको याद रखना, ये भविष्य में भी काम आएंगे। आगे है, मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया। कहीं कहीं लिखता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दोनों सेम है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, जिसमें पेड़ों के साथ चिपक के पेड़ों को बचाने का अभियान चलाया गया था। संदीप पांडे का संबंध वर्धा वर्षा जल संचयन अभियान से है। प्रश्न आ जाएगा कि वर्षा जल संचयन का संबंध इनमें से किसका है, इसमें एक संदीप पांडे का नाम दे देगा और किसी 3 और का नाम दे देगा, तो आपको पता होगा कि वर्षा जल संचयन संदीप पांडे ने चलाया था, आपने संदीप पांडे ने डाल देंगे। उसी तरह चिपको आंदोलन दे देगा कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, एक उसमें नाम दे देगा सुंदरलाल बहुगुणा और 3 और दूसरे लोगों के नाम दे देगा, तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा दे देंगे। इसलिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मदद करेगा, यही होता ही है। आप देखें, मानव एवं तकनीक शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ये बहुत पूछता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एक लघुतरीय अति लघुतरीय में भी आ जाता है, तो आप वहाँ उत्तर क्या लिख सकते हैं, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, उसमें डाकुओं की अर्थव्यवस्था दे देगा और 3 अलग अलग चीज़ें दे देगा, तो आपको पता होगा, तो आपने क्या करना है, आप वहाँ उसको सही कर देंगे। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम, एक जगह है, में 1972 में आयोजित हुआ था। कौन, विश्व शिखर सम्मेलन किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आप बिल्कुल गांठ बांध के इन सब चीज़ों को, दिवस को याद रखिएगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सारे दिवस को आप जरूर याद रखें। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये पुस्तक 1974 में लिखी गई थी और इसके लेखक हैं EF सुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस पुस्तक के द्वारा गांधी जी के विचार प्रकाशित हुआ। चलिए आइए आगे देखते हैं। 1968 में स्थापित क्लब ऑफ रोम एक गैर लाभकारी संगठन है। 1987 में ब्रेंट लैंड आयोग ने संसाधन संरक्षण के लिए आवर कॉमन फ्यूचर नामक शीर्षक से दस्तावेज प्रकाशित किया। ये पूछता है कि आवर कॉमन फ्यूचर नाम के दस्तावेज किस आयोग ने प्रकाशित किया, तो आपको वहाँ उत्तर ब्रेटलैंड आयोग याद रखना होगा। ये पूछता है, ये सारे प्रश्न आपकी किताब से हैं, आप किताब को जब पढ़िएगा तो सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेगी। ये समझिए किताब की अमृत है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में हुआ। प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन में ही एजेंडा 21 यानी कार्यक्रम 21 नामक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। ये पूछता है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ये एजेंडा 21 कब घोषित हुआ, ये सब पूछता है। अब देखिए, यूनिसेड इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका हिंदी मतलब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास। इसके द्वारा भी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया था, इसके द्वारा ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही हुआ। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में 1997 में हुआ। क्योटो सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन है, ये पर्यावरण से संबंधित। क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में, ये पूछ देगा क्योटो कौन से देश में है, तो आपको पता होगा कि जापान में है, 1997 में हुआ। इससे ही पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा गया। ये क्योटो सम्मेलन बहुत आज भी इस पे राष्ट्रों के जो समझौते होते हैं क्योटो सम्मेलन पे होते हैं। ये ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना गया। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होते हैं इसको भी हम जान लेते हैं। अब देखिए, क्योटो सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैस उत्तरदायी माने गए। वो कौन कौन से गैस थे, वो CO2 थे, मीथेन थे, N2O थे, HFC थे, परफ्लोरोकार्बन थे, सल्फर हेक्साक्लोराइड ये थे, और इन्हीं को ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी माना गया। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ, ये 1987 में हुआ। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2002 में संपन्न हुआ। ये आपको स्मरणीय तथ्य थे जिसको आपको बिल्कुल रट जाना है और आपको दिमाग में रखना है। आप किसी प्रश्न आएगा ही आएगा इन सब चीज़ों से।
और इतने चीज़ों से आपके पाठ से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो कोई छूटेगा नहीं, और छूटना भी नहीं चाहिए यदि आप इसको पढ़ कर रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोयला, ये आपकी किताब का प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसमें और भी चीज़ें अगर होता तो उसको लिखा जाता, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रमुखतः ये अनवीकरणीय संसाधन माना जाएगा। उसके बाद सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये है पुनः पूर्ति योग्य। अगला है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माने जाते हैं? हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा। अब देखिए यहाँ क्या किया है, किताब में गलती है। यहाँ प्रश्न पूछता है किलोमीटर में और यहाँ सबके साथ एनएम लगा दिया है, जबकि यहाँ एनएम न रह के किलोमीटर है, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए जब एनएम लगाया गया है तो हम जान लेते हैं कि एनएम का मतलब होता क्या है। एनएम का मतलब होता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल होता है, और ये नॉटिकल माइल क्या होता है? इसका मतलब होता है समुद्री में अंदर जो लंबाई मापने की इकाई होती है उसको नॉटिकल माइल कहते हैं। और एक और चीज़ है, 1.8 किलोमीटर बराबर 1 नॉटिकल माइल होता है। कितना? 1.8 किलोमीटर बराबर 1 नॉटिकल माइल होता है, क्लियर है? इसको याद रखिएगा। और नॉटिकल माइल समुद्री सीमा मापने की आपको इकाई है, उसी के अनुसार समुद्री सीमा माप के हैं। अभी देखते हैं तो इस प्रश्न में क्या होगा, यहाँ किलोमीटर हो जाएगा और इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा आपको 200 वाला। डाकू की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए प्रश्न हमारे सामने हो गया, संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा कहते हैं? हमने ऊपर इसका जिक्र किया था, और वो कितना होगा? 19.2 किलोमीटर। और ये प्रश्न कहाँ था? ये आपके 8वीं क्लास में भी इसको पढ़ना था। जब हमारी दुनिया 8वीं क्लास का देखिएगा वहाँ ये आपको मिलेगा। आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? संसाधन को परिभाषित कीजिए। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाली सभी जीव, जंतु, वस्तु, सेवा एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, मृदा, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश, पहाड़, मोबाइल, कपड़ा, भवन, गायक, कवि, चित्रकार, शिक्षक इत्यादि की सेवा। अगला प्रश्न है संभाव्य और संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए देखते हैं संभावित संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, जैसे हिमालय क्षेत्र की खनिज, राजस्थान और गुजरात की सौर और पवन ऊर्जा। उसके बाद अगला है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है, जिसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग हो सकता है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है, क्लियर है? ये आपको लघुतरीय प्रश्न है। लघुतरीय प्रश्न आपको 50 शब्दों तक माना जाता है, ठीक है? उसको कम से कम आपको 50 शब्द लिखने होते हैं। लिखा जाता है अधिक से अधिक, लेकिन आप 50 शब्द में लिखिएगा तभी उसके पूरे उत्तर के जो मार्क्स दिए जाते हैं वो आपको मिलते हैं। इसलिए इसको लंबा कभी नहीं समझना है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता लिखिए। अब देखिए संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या होती है, आइए देखते हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण तथा अतिशय उपयोग, प्रदूषण, अत्यधिक खनन एवं दुरुपयोग से इनके भंडार समाप्ति की ओर है। संसाधन के लिए इनका होना भविष्य में बहुत जरूरी है। किसके लिए? मानव के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। जितना आज मानव के लिए इनका होना भविष्य में उतना ही जरूरी है जितना आज। पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संसाधन का संरक्षण हो, नहीं तो विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याएं भविष्य में जन्म लेगा। इसलिए संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ज्यादातर भौतिक और जैविक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता। जैसे नदियों की बहते जल से, बहती पवन से विद्युत उत्पन्न करना, सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में बदलना, भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्कों का शोधन कर उपयोगी बनाना इत्यादि। यह है। अब आइए देखते हैं हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 200 शब्दों तक
लिखा जाता है। तो इसलिए ये प्रश्न बड़े होते हैं और इसको आपको समझ के तब लिखने की जरूरत होती है। इसको पढ़िएगा, 2 बार 4 बार पढ़िएगा लिख के, तब उसको लिखिएगा, ये याद होगा। आइए प्रश्न क्या है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग जानते हैं। इसको वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं इस सारे प्रश्न के उत्तर को। संसाधन एक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को या तो विकसित संसाधन हस्तांतरित करता है या ह्रास किया हुआ। इसी प्रक्रिया पर सतत विकास निर्भर करता है। सतत का मतलब होता है लगातार विकास, निरंतर विकास। जीवन की गुणवत्ता या किसी भी राष्ट्र की संपन्नता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। हम जानते हैं कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। कहा भी जाता है कि जो जितना ज़्यादा साधन संपन्न है उसका भविष्य उतना उज्जवल है। जबकि संसाधन प्रकृति प्रदत्त मुफ्त का उपहार है कि मनसा के चलते मानव द्वारा इसके अंधाधुंध दोहन से पर्यावरणीय संकट एवं संसाधन के भंडार में चिंतनीय ह्रास हो रहा है और इस विवेकहीन दोहन के चलते विश्व पारिस्थितिक में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न होगा, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा इत्यादि, जो सतत विकास को प्रभावित करेगा। उपर्युक्त परिस्थितियों का हल है कि संसाधन का न्यायसंगत बंटवारा हो, अर्थात संसाधन का नियोजित उपयोग हो। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसके उत्तर बड़े बड़े होते हैं। आप चाहिएगा कि अगर नंबर ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा उत्तर लिखना पड़ेगा ना, एक लाइन में 2 लाइन में काम नहीं चलेगा, जो पहले आप छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर लिखते आते थे। आइए देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। इसको देखते हैं। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर या अन्य जायदाद, बाग बगीचा, तालाब इत्यादि, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। अगला क्या है, सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गाँव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के रूप में संसाधन संबंधी समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होता है। अगला क्या है, अगला है तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव तथा समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फिर अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके पूरे पाठ के अंतर्गत था। मैंने पूरे पाठ को खंगाल के जितना चीज़ हो सकता है वो आपके लिए ले आने का प्रयास किया है। आशा है आपको इससे लाभ होगा और इसी तरह के प्रश्न उत्तर और इसी तरह के लाभकारी चीज़ों के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में सभी पाठ के, आपके सारे सब्जेक्ट के, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आप तक लेता आता रहूँगा और इस YouTube चैनल पे आता रहेगा। और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए और तत्काल आप उसको देख के नोट कर लें। और इस वीडियो में जिस प्रश्न को भी आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसको नोट करके फिर आगे पढ़िएगा। आप अपना ख्याल रखें, एकाग्रचित होकर पढ़ें। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।